बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अंजुम एंड आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक 2015 के बाद से 3-4 साल के लिए तकरीबन गायब ही हो गया था। फिर 2018 में ये टॉपिक दोबारा रिन्यू हुआ, उसके बाद फिर से ये टॉपिक गायब हो गया और अब पिछले 1-1.5 साल से तकरीबन ये टॉपिक दोबारा जो है वो न्यूज़ में है। हमने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो की थी और आज हम 2022 के लिए मैं इसके जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरी कोशिश ये होगी कि आई विल ट्राई टू रिकैप जो इसकी पुरानी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो इसमें जो हिस्ट्री थी इसकी जो कि रेलिवेंट है आज के टॉपिक के साथ, वो भी मैं डिस्कस करूँ। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं ना सिर्फ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर बात करूंगा, रादर आई विल टॉक अबाउट यूएस ईरान रिलेशंस एंड दैट हाउ this aspect of rethinking JCPOA is gonna affect US-Iran relations and then larger strategic positions in Middle East, especially position of Kingdom of Saudi Arabia and Israel towards Iran's nuclear program. मैं आगे बढ़ता हूँ। राइट नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी एंड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ, ये 2016 की यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। दिस वाज द टाइम जबकि ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इट वाज बीइंग फाइनलाइज्ड और उसके लिए मैराथन सेशंस ऑफ डिप्लोमेसी वर बीइंग कैरिड आउट। तो ये उस वक्त की बात है। उसके बाद चूंकि ये जो स्लाइड्स हैं ये काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, मीन्स इट वुड टेक मी नियरली एन आवर और सो टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करूं और चीज़ें आपको हाईलाइट करता जाऊं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप इन लेक्चर्स से या इन स्लाइड्स से चेक कर सकते हैं। First of all, a brief summary of Joint Comprehensive Plan of Action is quite relevant that it was signed in 2015. It was signed in 2015 by Iran and there were other 6 powers. Out of these 6 powers, 5 were the permanent members of the UN Security Council, which are called P5. And the 6th member was Germany. That's why it was called that this agreement is between Iran and P5+1. जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ने क्या किया था? उसने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था विच ईरान वाज परस्यूइंग सिंस पास्ट 2 डेकेड्स, तो इसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की थी और उसके बदले में ईरान को सैंक्शंस का रिलीफ दिया गया था। दैट इकोनॉमिक सैंक्शंस which were imposed by United States of America due to Iran's nuclear program, they were lifted, वो लिफ्ट कर दी गई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने विड्रू किया, प्रेसिडेंट ट्रंप विड्रू फ्रॉम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इन 2018 and he claimed that what was the reason for withdrawal? He claimed that this agreement failed to curtail Iran's missile program and regional influence. अब ये जो दो ऐसी चीज़ें हैं, द फर्स्ट वाज कि ईरान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं है और दूसरी बात यह है कि इससे ईरान का रीजन में इन्फ्लुएंस कम नहीं हो रहा। ये दो चीज़ें ओरिजिनली जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है या जो न्यूक्लियर डील थी ईरान और P5+1 के दरमियान, उनका पार्ट नहीं था। और ईरान ने उसके बाद क्या किया? ईरान ने जब अमेरिका ने विड्रॉ किया तो उसके बाद ईरान ने भी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना छोड़ दिया। वाशिंगटन और तेहरान, वाशिंगटन इज यूएस एंड तेहरान इज ईरान, both of these states said that they would return to the original deal, लेकिन ये आपस में एग्रीमेंट इसके ऊपर रीच नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ? एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इंट्रोडक्शन जो है वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को आप सबको देना जरूरी है, तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा पहली कुछ स्लाइड्स में। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये एक लैंडमार्क अकॉर्ड थी, एक एग्रीमेंट था, एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट था। ये ईरान के दरमियान और बाकी वर्ल्ड पावर्स के दरमियान हुआ था, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल था। मैं बता देता हूँ किन किन के दरमियान हुआ था। ये ईरान के दरमियान हुआ था और दूसरी साइड पे था जर्मनी, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 6 स्टेट्स थी दूसरी साइड के ऊपर और एक तरफ ईरान था। अब ये जो एग्रीमेंट था इसकी टर्म्स के ऊपर ईरान ने क्या एग्री किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको रोक देगा, डिसमेंटल कर देगा और अपनी फैसिलिटीज़ को, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो इंस्पेक्शंस हैं उनके लिए ओपन कर देगा और बदले में यूएस ने ये प्रॉमिस किया कि हम आपके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमी या माशी पाबंदियां जो हैं वो हटा देंगे।
जो इस डील के सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रिवाइव करने से रोक देगा। जो डील के सपोर्टर्स थे वो ये कहते थे, और इससे जो है वो ईरान और रीजन में उसके जो राइवल्स हैं सऊदी अरेबिया और इसराइल, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इस डील के जो सपोर्टर्स थे वो ये कहते थे। लेकिन जो है वो 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप विड्रू फ्रॉम दिस डील, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स दिस डील वाज इन अ स्टेट ऑफ जेपर्डी। ये स्टेट जो है इसको जेपर्डाइज कर दिया गया। किसने? प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको जेपर्डाइज किया। उसके बाद क्या हुआ? यूएस के डिपार्चर के बदले में और ईरान के ऊपर, ईरान के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर अटैक होकर उसको मारा गया और ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया गया। उसके नतीजे में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या किया? न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान ने अपना रिज्यूम कर दिया। ईरान रीस्टार्टेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीइनिशिएटेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द न्यूक्लियर डील व्हिच वाज ओरिजिनली रीच्ड इन 2015। 2021 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डील की तरफ वापस जाएगा अगर ईरान दोबारा इसको कंप्लाई करना शुरू करता है तो। लेकिन ईरान के जो लीडर्स ने यह कहा कि वाशिंगटन पहले एक माशी पाबंदियां हटाए। ट्रंप ने यह किया था कि उसने जो डील थी उसको तोड़ के, उससे विड्रॉ करके माशी पाबंदियां लगा दी थी। ईरान ने यह कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम डील को फॉलो करें तो आप ये करें कि पहले माशी पाबंदियां हटाएं। उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम रईसी जो कि कंजर्वेटिव क्लरिक था, वो ईरान का प्रेसिडेंट, उसको जून 2021 में इलेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है ये इंडिकेशंस आने लगी कि ईरान जो है अब एक ज़्यादा हार्ड लाइन अख्तियार करेगा। उसके ऊपर भी मैं लेक्चर के एंड पार्ट के ऊपर बात करूंगा कि हाउ द इलेक्शन ऑफ अ हार्ड लाइन गवर्नमेंट इन ईरान इम्पैक्टेड न्यूक्लियर डील एंड नेगोशिएशंस टू रीच अ न्यूक्लियर डील। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है इट वेंट इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2016 और दिस इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईरान सिविलियन न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम। ये आपको पता होना चाहिए। ये इंतहाई ब्रीफ सी आप कह सकते हैं कि इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इसमें मेंबर्स कौन से थे? P5 प्लस जर्मनी, P5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विच वील्ड वीटो पावर और एडिशनल 1 मेंबर वाज जर्मनी। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि उसको कांटेक्ट किया जाना चाहिए था इस डील के ऊपर। इसराइल ने ये कहा कि ये डील जो है वो ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, ये ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाती, ये ईरान के रीजनल प्रोग्राम के ऊपर, रीजनल इन्फ्लुएंस के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाती। दिस डील डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ईरान रीजनल प्रॉक्सीज जैसे कि हिजबुल्लाह वगैरह है। तो इसलिए इसराइल ने इस डील को क्या किया? इसराइल ने इस डील को सपोर्ट नहीं किया था। अब मैं बात करूंगा कि व्हाट वर द ओरिजिनल गोल्स ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन स्टूडेंट्स, इट वाज दिस ईरान यूएस या ईरान प्लस P5+1, ईरान एंड P5+1 के दरमियान द न्यूक्लियर डील विच वाज रीच्ड इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट। उसका नाम जो था दैट वाज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विच इज एब्रिविएटेड एज JCPOA। So, what was its goal? Its goals were, पहला गोल था कि ईरान को एक न्यूक्लियर गोल परस्यू करने से रोका जाए। सेकेंड वॉज टू गिव वर्ल्ड पावर्स एटलीस्ट 1 year to respond in case Iran decides to pursue a nuclear program. What this meant? This meant कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट उसको इतना टाइम डिफरेंस हो कि 1 साल दुनिया को मिल जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि वो ईरान को किसी भी तरह से रोक सके कि वो बम ना बना सके। न्यूक्लियर बम बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो प्रोसेस, उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है कि आप यूरेनियम को उस लेवल तक इनरिच करें जिसमें वो आप उससे न्यूक्लियर बम बना सकें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को 1 साल का टाइम देना था। CIA ने ये रिपोर्ट की कि ईरान जो है कुछ महीने में एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको इनरिच कर सकता है। जो नेगोशिएटिंग स्टेट्स थी, यानी P5+1 की बात कर रहा हूँ, उनको ये डर था कि रीजन में जो है वो क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जिस तरह से लॉन्च कर रहा है तो इसराइल उसके खिलाफ प्रीएम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक्स, या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर इसराइल प्रीएम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक्स करेगा
ईरान की सस्पेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, बिकॉज इसराइल हैज़ डन द सेम विद इराक एंड सीरिया। और अगर ये इस तरह से करता है ईरान के ख़िलाफ़, तो इसके जवाब में ईरान या फिर हिजबुल्ला जो कि लबनान में है, वो इसराइल के ख़िलाफ़ अटैक्स कर सकते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि अ सिविल वॉर या फिर एक जो वॉर है, इन ऑल आउट कन्फ्रंटेशन या अ वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान का मतलब है कि पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा। और पर्शियन गल्फ अगर ब्लॉक होता है तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ऑयल की सप्लाईज कट ऑफ हो जाएंगी। सो दिस वाज अनदर थ्रेट विच दीज स्टेट्स P5+1 वर, ये स्टेट्स जो हैं जो परसीव कर रही थी कि ये थ्रेट जो है इसराइल और ईरान के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन की सूरत में ये भी एक थ्रेट हो सकता है। सऊदी अरेबिया जो है उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई कि वो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम, सऊदी अरेबिया और यूएई ने स्पेशली, बिकॉज दीज बोथ ऑफ दीज स्टेट्स आर रीजनल फोज, रीजनल राइवल्स ऑफ ईरान। तो इन्होंने ये कहा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल किया तो हम भी हासिल करेंगे। ईरान ने प्रीवियसली ये कहा था कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो डेवलपमेंट है उसको रोक देगा, बिकॉज ईरान वाज अ सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसको कहते हैं। ईरान वाज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, and being a signatory of NPT, it has committed that it will not develop a nuclear bomb। लेकिन पहलवी की डायनेस्टी को जब हटा दिया गया 1979 में और उसके बाद इस्लामिस्ट्स की डायनेस्टी आई, तो ईरान के जो लीडर्स थे उन्होंने सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम को या अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो उनकी कोशिश थी उसको परस्यू करना शुरू कर दिया। 2007 में यूएस इंटेलिजेंस के एनालिसिस के मुताबिक ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अपना काम 2003 में रोक दिया था, लेकिन जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ के ऊपर ईरान काम करता रहा। मीन्स थ्रूआउट दिस ईयर फ्रॉम 19 ऑनवर्ड्स टू अर्ली 2000s ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी ना किसी फॉर्म में परस्यू करता रहा था। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से पहले P5+1 जो हैं उन्होंने ईरान के साथ कई साल तक नेगोशिएट किया और ईरान की गवर्नमेंट को मल्टीपल इंसेंटिव्स इन्होंने ऑफर किए कि अगर आप यूरेनियम की इनरिचमेंट को रोकते हैं तो हम आपको कई इंसेंटिव्स देंगे। 2013 में जब प्रेसिडेंट हसन रूहानी आया, जिसको कि एक रिफॉर्मर के तौर पे जाना जाता था, तो उसके बाद जो है इन पार्टीज़ के दरमियान एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट जो है वो रीच किया गया, जो बाद में एक कॉम्प्रिहेंसिव डील की शक्ल अख्तियार कर गया। ईरान ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू रिलीफ मांगा इंटरनेशनल सैंक्शंस से, जो कि यूएस और यूरोपीय यूनियन और यूएन ने इम्पोज की थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमी थी वो इम्पैक्ट हो गई थी और $100 बिलियन से ज़्यादा 2012 से 14 में ईरान को लॉस हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ईरान का जो यूरेनियम का स्टॉक पॉइल है वो 98% रिड्यूस हो जाएगा अगर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विल रिड्यूस ईरान्स यूरेनियम इनरिचमेंट लेवल बाय 98% और 300 किलोग्राम तक जो है वो कम हो जाएगा, एंड दिस विल मीन offsetting Iran's nuclear program by a time period of 15 years। 15 साल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे चला जाएगा। So another important thing that what was the, ये जो ओरिजिनली जो डील रीच की गई थी उसकी एक टाइमलाइन थी। ये टाइमलाइन यहाँ पर मैं जो है वो आपको एक ब्रीफली जो है इसका रिकैप दूंगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि ओरिजिनली जो डील 2016 से ऑनवर्ड जिस डील ने जो है वो स्टार्ट होना था उस डील में क्या क्या टाइमलाइंस सेट की गई थी। अगर आप देखें जुलाई 14, 2015 को ये डील फाइनलाइज हुई, जिसको JCPOA कहा जाता है। अक्टूबर 18, 2015 जो है इसका अडॉप्शन डे था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जिसने डील को इंडोर्स किया उसके 90 दिन के बाद इस डील ने अडॉप्ट होना था। फिर जनवरी 16, 2016 से इस डील ने इम्प्लीमेंट होना था और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सर्टिफाई करती कि ईरान इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं। अक्टूबर 2023 तक जो है वो ट्रांजिशन डे था, यानी अडॉप्शन के 8 साल के बाद IAEA जो है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो ये बताती कि जो ईरान जो है वो ट्रांजिशन कर चुका है या नहीं, और उसके साथ ही जो यूएन है वो मिसाइल रिस्ट्रिक्शंस ईरान के ऊपर से उठा देती और जो है वो एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी ईरान जो है वो रेटिफाई कर लेता। फिर अक्टूबर 2025 को टर्मिनेशन डे होता। 10 साल अडॉप्शन डे के 10 साल के बाद टर्मिनेशन डे जो है वो रेजोल्यूशन
2231 और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फाइल को क्लोज कर लेती और रेजोल्यूशन 2231 जो है वो क्या हो जाती, वो ख़त्म हो जाती, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो वॉच था वो ख़त्म हो जाता। सो ये जो है इस डील का एक आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन था जो कि 10 साल का था। लेकिन हुआ क्या, 2018 में ट्रंप ने क्या किया, इस डील को विड्रॉ कर दिया। उसके बाद डेफिनेटली जो इनिशियल ईयर्स में कुछ प्रोग्रेस हुई थी वो प्रोग्रेस भी रुक गई। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि अब देख लेंगे, नाउ वी आर इन 2022 और 6-7 साल में जो डील ये प्रोग्रेस हासिल कर सकती थी वो तकरीबन ट्रंप के जो विड्रॉल की वजह से वो सारी प्रोग्रेस ख़त्म हो गई। अब तो ये डील 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो ये डील अपने मैच्योरिटी के स्टेज की तरफ जो है या इम्प्लीमेंटेशन या टर्मिनेशन के स्टेज की तरफ जा रही होती। लेकिन बहरहाल, डज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन प्रिवेंट ईरान फ्रॉम गोइंग न्यूक्लियर, क्या ये ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोक लेता या नहीं। डील में एक सनसेट क्लॉज था जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता था। इसके अलावा ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस के ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि 10 साल के बाद 2016 के 10 साल के बाद जो उठा ली जाती। सनसेट क्लॉज का मतलब ये था कि एक टाइम पीरियड तक ये रिस्ट्रिक्शंस थी और जो लो इनरिच यूरेनियम के ऊपर जो पाबंदी थी वो 15 साल के बाद उठा ली जाती। और अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये ईरान को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक लेता। अगर ये ईरान को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक ना सकता तो एटलीस्ट ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ये 10 या 15 साल जो है वो लेट या डिले ज़रूर कर लेता और उसका फ़ायदा डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी को होता कि मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है वो थोड़ी सी कम होती और मे बी 15 साल के बाद ईरान जो है जब इकोनॉमिकली रिवाइव कर जाता तो ईरान इस ऑप्शन को कम्प्लीटली फोरगो कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अब देखें कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि ईरान से मांगी गई थी। मिसाल के तौर पे इसके इनरिचमेंट के ऊपर भी कंडीशंस लगाई गई थी कि 10 साल तक ऑपरेटिंग सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं वो उनको रिड्यूस किया जाएगा 5060 IR1 मशीन्स। ये सारी टेक्निकल हैं। इसी तरह से यूरेनियम स्टॉक पाइल के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहां पढ़ा है कोई कहां पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।